ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 10 के दमदार ट्रेड्स में। और आज फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और शुरुआत थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के साथ हुई। अच्छी शुरुआत, थोड़े से सिंक हुए, रिकवरी के मोड पे। दिन के लो से अब थोड़ी सी डिसेंट रिकवरी आपको आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। अब हम एग्जैक्ट कल की क्लोजिंग लेवल 657 के जोन्स पे कामकाज करते हुए आज हमने 600 के नीचे के लेवल्स देखे हुए हैं, तो हम ऑलमोस्ट 60 पॉइंट, ये जो रिकवरी है 60 पॉइंट की रिकवरी हुई है और वापस फ्लैट टेरिटरी पर भारतीय बाजार आ रहे हैं। शेड ऑफ रेड है बैंक निफ्टी में 1/4%, लेकिन आज लार्जली वो आईटी, कोई एफएमसीजी, ये वो पॉकेट्स हैं, या फार्मास्यूटिकल्स, ये डिफेंसिव जनरली जो पॉकेट्स हैं थोड़ी सी वीकनेस के साथ इस समय कामकाज करती हुई। तो फिर एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा, तो फिर ये रिकवरी में पार्टिसिपेट मीनिंगफुली कर कौन से इंडिविजुअल स्टॉक रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा ये 45 मिनट का सेशन कैसा पैन आउट हुआ है। रिलायंस की चर्चा हुई थी कुछ देर पहले, इससे प्रीवियस शो में। दरअसल रिलायंस देखिए बढ़िया कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है और सिलेक्टिवली कुछ और स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव साइड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इस समय इंडेक्स को संभालने का काम दरअसल वो आपकी स्क्रीन पे स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेट के लिहाज से इसका 1.5% का मूव मीनिंगफुल। खैर कोई चर्चा नहीं करी रिलायंस पे मैंने, लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है। चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो हमेशा अगर कोई कॉल वॉल लेना है इस तेजी को देखते हो तो आप इंडिपेंडेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट अपने जो भी हैं उनसे जरूर बात करिएगा। वीरू, जो 45 मिनट का सेशन कल्मिनेट हुआ है, फिर लोअर लेवल से रिकवर कर गए, फिर हम फ्लैट टेरिटरी पर आके कामकाज कर रहे हैं। रेजिलेंट तो है हम लोग, पर मेरे ख्याल से अड़चन बनी हुई है एक एक्सटेंडेड वीकेंड। तो अब ये सेशन को अप्रोच कैसे करूं, इस रेजिलियंस को प्ले कैसे करूं? देखिए, ये अड़चन नहीं होगी आशीष। हाँ। पैसा जो है ज्यादा अड़चन आने नहीं देगा। हाँ। जो फ्लो आ रहा है ना आशीष, और देखिए आप कहाँ गए, जैसे हमने बात की थी कि या तो दो चीजों में, या तो 710 निकलने दीजिए या फिर क्लोजर टू बेस 1 क्या था वो 556, और 600 क्या था ऑप्शन बेस, वहां से हम शूट अप कर गए। अच्छी बात है कि रिलायंस अपना रंग पूरा दिखाता हुआ, और मैं कल की रणनीति में भी और आज की रणनीति में भी और इनफैक्ट परसों की रणनीति में कह रहा था कि रिलायंस ने, अब देखिए ये मेरे वर्ड्स जो हैं वो इंडेक्स के एक स्टॉक पे इसलिए आधारित है क्योंकि मैं इंडेक्स का यहाँ पे टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं एग्जैक्टली अगर आप देखें रिलायंस को और उसके प्राइस आउटलुक पे मेरा कोई व्यू नहीं है। रिलायंस अपने ऑप्शन डेटा के मुताबिक बिहेव नहीं कर रहा था पिछले 2 सेशन में। 2600 का कॉल राइटर बैकफुट पे था, बट ये चल नहीं रहा था। आज ये कर रहा है। इट्स एन एडवांटेज फॉर निफ्टी। सो एसबीआई, इट्स एन एडवांटेज फॉर निफ्टी। 2 सिंकिंग स्टॉक्स आज अच्छा मूव दे रहे हैं। एसबीआई एट डे हाई। सो अगर लॉन्ग है तो रहिए, सुबह लॉन्ग पिक किया है तो रहिए। 710 690 के जोन को हम स्ट्राइक करेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत स्ट्रांग लग रही है आशीष। और ये स्विंग और अच्छा तब हो जाएगा जब हम 710 के जोन को पार करेंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, रिस्क थोड़ा सा लेने की क्षमता अपनी रखिए आज के सेशन में। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन अच्छा है आशीष। लुक एट केमिकल्स, लुक एट कैपिटल गुड्स, सब अच्छा करते हुए आशीष। अच्छा, इस बीच कुछ स्टॉक्स जो है ना बहुत बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। हम लोग बार बार जिस स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं वो टाटा केमिकल्स, बहुत बढ़िया मोमेंटम, बहुत बढ़िया ट्रैक्शन पिकअप कर रहा है। और ये टाटा केमिकल्स का काउंटर दिखाइए, 5.5, 6, 6.5% तक के अपटिक्स दिखा चुका है। बहती साहब, ये खुलने के बाद का आपका पहला क्विक सिंगल गजब दौड़ा है सर। ये तो 4 रन ऐसे ही ले लेते हैं, आपने दौड़ा के 4 रन मारवाए। आशीष जी, अच्छा चल गया। परसों भी हमने जब डिस्कस किया था तब अच्छा मूव इसमें देखने मिला था, तो हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छा मूव यहाँ से और देखने मिल सकता है, तो ज़रूर बने रहने की सलाह रहेगी अभी भी। सिर्फ जो स्टॉप लॉस से ट्रेल करके 1120 के करीब कर ले, और हमें लगता है कि अब जो इसमें टारगेट्स देखकर आ रहे हैं 1170 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी तो नहीं, लेकिन जिनके पास है लॉन्ग जरूर बने रहे। भाई टारगेट तो हिट हुआ है, लेकिन आपने अगर लंबी अवधि के भी ले रखे हैं तो अभी कुछ देर पहले फंडामेंटल व्यू भी आ गया था, सबको पसंद आ रहा। और बहती साहब ने खुलते ही जो स्टॉक पकड़ा था, क्या बढ़िया, हमने क्विक सिंगल करते करते तो 4 रन दौड़ लिए स्टॉक में। इस तरह का मूव बन गया। थैंक यू उस कॉल के लिए। पालिया सर ने भी आज सुबह से बड़े गजब के ट्रेड दे रखे हैं आपको। जेएसपीएल खुलने के बाद जो ट्रेड मेंशन करा था उसमें भी हमने देखा खुलने के बाद अच्छे मूव्स आए। 3% तक का मेरे ख्याल से वो मोमेंटम पिकअप हुआ था उस स्टॉक में, 2%, 2.5% तक का। पालिया सर, आप जरा मार्केट की पोजिशनिंग पहले, ये जो पस्त पड़ा हुआ कहने के लिए निफ्टी इस समय नजर आ रहा है, इसको मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं आप, और उस ट्रेड को लेने का क्या कन्विक्शन है कि जब मैं लौट के आऊं ट्यूसडे को तो उस ट्रेड में कुछ फायदा बुना पाऊं?
बिल्कुल, देखिए आशीष जी, मार्केट का टेक्सचर काफी स्ट्रांग है और हमें लगता है कि ये जो छोटी मोटी डिप मिलती है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, रोज अगर हम देखें मार्केट में एक जो डिप मिलता है कहीं ना कहीं बाइंग एक्शन बिल्कुल बना हुआ है। आज भी जो डिप मिला था वापस हम ग्रीन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है डे एंड होते होते हम अच्छे डीप ग्रीन में भी ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं और 17,700 के लेवल को भी क्रॉस करते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लगता है कि बाय ही करना है। 16,000 17,000 550 17,580 एक अच्छे सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल डिसाइसिव ब्रीच नहीं होते, कोई भी छोटी मोटी गिरावट मिलती तो उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं। अभी जो डिप मिला था उसमें भी हमने बाइंग का कॉल ही इनिशिएट किया यहाँ पे निफ्टी में और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17,700 से लेके 17,720 तक के अपसाइड के टारगेट ड्यूरिंग द डे के। अभी आशीष जी अगर आप कहें तो मैं स्टॉक की चर्चा करूं जो अभी हम यहाँ पे फोकस पे रखे हुए हैं। था उसी का जी, तो पहला स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो पीएसयू बैंक से है और उसमें हम बैंक ऑफ बड़ौदा पे यहाँ पे फोकस रखे हुए हैं। स्टॉक में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है वीकली सेटअप के हिसाब से और जिस तरीके से स्टॉक अब अपने ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो सेटअप बना है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 130 से लेके 132 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 120 का। तो पहला स्टॉक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। वो जो दूसरा स्टॉक है वो काफी इंटरेस्टिंग है और उसमें हम कॉनकॉर पे यहाँ पे फोकस में रखे हुए। अगर इसका आप डेली सेटअप वीकली सेटअप एनालाइज करेंगे तो ये फोर्थ अटेम्प्ट है। स्टॉक अपने आप एक रेजिस्टेंस जोन जो कि है इसका करीब 710 के आसपास, उसको यहाँ पे आज पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने ये एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। हम यहाँ पे थोड़ा इसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से ये फोर्थ अटेम्प्ट यहाँ पे लेते हुए दिख रहा है स्टॉक, तो ये एक बड़े तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। हम यहाँ पे अभी जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉनकॉर में वो है करीब 730 तक का, स्टॉप लॉस होगा करीब 695 के आसपास। ओके। और आपके अगर आप देखें जो कॉनकॉर को मैं देख ही रहा था, इनफैक्ट ओआई शीट में बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन कॉनकॉर में विजिबल है, याद रखिएगा, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एज वेल। ओके, आशीष बहती जी, आपके दो कन्वर्शन ट्रेड क्या होंगे बताइए। वीरेन जी, पहला तो रहेगा पावर ग्रिड पे, जिस हिसाब से वापस आज पावर सेक्टर में तेजी देखने मिली है। हमें लग रहा है कि पावर ग्रिड वापस एक पॉइज्ड हो गया है कि एक अच्छा अपमूव देने के लिए तो 233 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी पावर ग्रिड में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 220 का। दूसरा स्टॉक जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का। हमें लगता है कि आज जो फ्रेश मूव देखने मिला है रिलायंस में 2600 के ऊपर, काफ़ी इंप्रेसिव बाइंग कंटिन्यूसली चालू है। तो 2670 के टारगेट के लिए रिलायंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2600 का रखिए भाई। सारे के सारे बाय कॉल्स आ गए। बैंक ऑफ बड़ौदा और कंटेनर कॉर्पोरेशन, पालविया साहब की प्रेफर्ड ट्रेड्स, बहेती साहब का पावर ग्रिड, और आ गया चर्चा में रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन रिलायंस का ट्रेड तो सेटअप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जो टारगेट्स की बात हो रही है, लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। इनकेस रिलायंस पे ट्रेड ले रहे हैं तो प्लीज किसी इंडिपेंडेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का तो स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। तो वह हमेशा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर हमेशा याद रखिए। पता है, ये तो ठीक है, मार्केट्स में बढ़िया पिक्स आ गए तेजी की तरफ। पालिया साहब, आजकल ना रोज शाम को, रात में मैं आपके इंदौर के वो घूमने जाता हूँ, रेलवे स्टेशन, वो 56, ये वीरू ने दरअसल फंसा दिया एक आपने देखा क्या, एक घर वापसी करके एक वो सीरीज है, और वीरू ने बोला बहुत अच्छी है, अब मैं फंस गया उस सीरीज में। तो रोज वो 56 और ये सब देख रहा हूँ, क्योंकि पूरी इंदौर की शूटिंग है उसमें। तो आशीष जी अभी मैंने देखी नहीं, अब आपने आज जिक्र किया तो बिल्कुल अब आज से मैं भी देखना चालू करता हूँ उस सीरीज को। अरे मत देखिएगा ये सब। ये पहले पता क्या होता था, पहले वो सीरियल जो आते थे उसमें वो एस्पिरेशनल वैल्यू होती थी कि वो ज्वेलरी पहनी लेडीज घर में, 4 गाड़ियां घर के नीचे। और वीरू, आजकल रूट से कनेक्ट करने वाले सीरियल्स का ट्रैक्शन बढ़ गया है, मैंने रियलाइज किया है, वो ज्यादा मजा आता है। ये बिल्कुल रूट से कनेक्ट करने वाला सीरियल। देखिए, अभी कल हर्षदा ने ओपनिंग में 2 बजे के शो के यही कहा कि पीवीआर इसलिए कर रहा है क्योंकि आजकल हिंदी मूवीज चल नहीं रही हैं। देखिए आशीष, हमारे हिंदी मूवीज की आप जो वो होता है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो गिने चुने हमारे पास हीरोज हैं, ठीक है, और कुछ हीरोज की मूवी इतनी आ चुकी है कि आप बोर हो चुके हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट है ना, अब जैसे उदाहरण के तौर पे वो घर वापसी था, एकदम जमीनी हकीकत। आप देखिए पिछली 4-5 सीरीज, आप देखिए पंचायत,
आप घर वापसी, अरे इवन वो आप कोटा अचार, फैक्ट्री, आप कोटा फैक्ट्री, और आप देखिए वो जो एक और थी सीरीज, वो जिसमें दो बेटे थे, उनके क्या नाम था उसका भी भूल रहा हूँ वो। हाँ। इतना अच्छा कंटेंट, आपको बड़े बड़े चेहरों की याद ही नहीं आएगी। नहीं आएगी, और कसम जैसे एक जमाने में हम लोग हुआ करता था ना, ठीक वैसे सीरीज वैसा कंटेंट मिल रहा है आपको। तो तभी अगर आप देखें मूवीज बहुत अच्छी नहीं चल रही है। मैं आपको पहले OTT पे इसलिए इतना कह रहा था अच्छा मत content देखिए, मिल रहा है। क्योंकि इनके चक्कर में क्या हो गया है, वो जो बच्ची कुची 1 घंटा एक्स्ट्रा नींद ले, एक्स्ट्रा क्या उसमें से भी 1 घंटा निकालना पड़ रहा है जो बच्ची कुची नींद थी। वो सीरियल में, इस तरह की सीरियल में अटक जाते हो आप। हाँ। तो तेरा आप बच गया, वीकेंड में निपटा सको निपटा ले, वीकडे में मत घुसना। इन्होंने वीकडे में फंसा रखा है मुझे, इस पूरे हफ्ते फंसा हुआ हूँ इस सीरीज में मैं। लेकिन वो गजब की इंदौर की सीरीज एक, वो सब मिलेगा आपको, जारियां वारियां टाइप्स, सारा माहौल। अच्छा, उसमें एक लेक दिखाई है पालवी साहब, आप जो सीरीज देखोगे बता रहे भोपाल लेक है कि इंदौर में भी कोई लेक है, मुझे तो पता नहीं, फील आ रहा था भोपाल लेक है। खैर, हम भटक रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स पे अभी डिस्कशन करना है और एक मैनेजमेंट से हमें रूबरू होना है। जरा दिखाइए स्क्रीन पे सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, जो आईपीओ आज खुला है। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन संदीप टंडन साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। संदीप जी, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सर, प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू कर रहे हैं आप। ये आपने घर वापसी सीरीज देखी क्या? नहीं देखी जी, आपके पर मैं इंदौर से बहुत प्रेम है, पर घर वापसी देखी नहीं अभी। इंदौर से प्रेम कैसे, क्यों? मेरे नानके इंदौर के हैं जी। अरे वाह। हाँ, तो 56 की यादें आपने दिला दी पूरी। जॉनी बर्गर का याद आ गया। जॉनी बर्गर की शॉप है 56 56 में जी। हाँ जी, हाँ जी। पालवी साहब खाए क्या वहां पे कभी? जॉनी हॉट डॉग काफी फेमस है 56 हम कहा मैनेजमेंट की जगह, मैनेजमेंट जी सोच रहे हो कि बुलाया आईपीओ पे था और पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज खुला है ये आईपीओ, 18 अगस्त तक खुला रहेगा, नेक्स्ट वीक थर्सडे तक। 209 से 220 रुपए का प्राइस बैंड और 840 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की तैयारी। बाकी आईपीओ रिलेटेड डिटेल स्क्रीन पे आती रहेंगी, मैं उस पर नहीं जा रहा। अब संदीप सर, पहले तो आसान शब्दों में पहली हेडलाइन ग्रैब करती कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिरमा का आईपीओ। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? सर हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इज लाइक जैसे दिमाग है हर चीज का, राइट? तो हम वी आर अक्रॉस इंडस्ट्रीज। आई मीन हमारी इंडस्ट्रीज है इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, कंज्यूमर अप्लायंसेस, एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। तो सब चीजों में जो दिमाग होता है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर होता है वो दिमाग होता है। तो हम वो बनाते हैं, अंदर जाते हैं प्रोडक्ट्स के, ऑटोमोटिव में भी जाते हैं। तो वी आर वेरी वेल स्प्रेड आउट की विद इन ऑल इंडस्ट्रीज, नो सिंगल कस्टमर। 10% से ज्यादा हमारी रेवेन्यू का है सिंगल कस्टमर। तो इस करके वो जो दिमाग होता है ना अंदर हर चीज के, चाहे आपका वो एयर कंडीशनर हो या फिर आपका वॉशिंग मशीन हो, उसके जो दिमाग है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, वो हम बनाते हैं जो अंदर जाते हैं इस डिफरेंट अप्लायंसेस में। तो दैट्स व्हाट वी डू एंड वी हेल्प इन उसका डिजाइन और मैन्युफैक्चर। हम इंडिया में भी बेचते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, और कस्टमर्स हमारे मार्की ब्रांड्स होते हैं जिनके लिए हम ये बनाते हैं। तो मतलब अभी मेरी वॉशिंग मशीन ऑफ लेट प्रॉब्लम कर रही है, अपने मन से कुछ कुछ कर रही है, तो उसके दिमाग का जो सर्किट घुमा है वो आपके कारण है? नहीं जी, ये जो पहले वो जो ब्रांड प्रोग्राम करता है वो करती है आपके लिए, पर ज्यादातर दिमाग ठीक ही चलता है कि अपने आदमियों के दिमाग से ज्यादा अच्छा चलता है, ज्यादातर इतना अप डाउन नहीं होता। अच्छा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, कस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इस बिजनेस का मोट क्या है? किस तरह की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है? क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ग्रॉस मार्जिन हेल्दी हैं, ऑलमोस्ट 30% की ट्रेजेक्टरी पर खड़े हुए हैं। ये मोट क्या है और इस तरह के मार्जिन सस्टेनेबल हैं क्या सर? सर ये आप आईटी सर्विसेज का देखते हैं ना, तो दिस इज डिजाइन सर्विसेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग। तो सस्टेनेबिलिटी आती है जब आप डिजाइन करते हैं, कस्टमर एंगेजमेंट जरा डीप होती है तो सस्टेनेबिलिटी आती है। और फिर जब हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो जरा स्प्रेड आउट है, तो उस करके हमारा जब स्प्रेड आउट होते हैं तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है टू क्रिएट मोर मोड्स अराउंड इट। एंड बिकॉज हम पूरा सप्लाई चेन भी मैनेज करते हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करते हैं, इसलिए मोड्स बनी रहती हैं। और हम वेरी एफिशिएंसी बहुत लाते हैं सिस्टम्स में, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ऑटोमेशन, ये सब चीजों के साथ मोड बनाए रखते हैं। पर ये इंडस्ट्री बहुत फ्रैगमेंटेड है, बहुत बड़ी है, यू हैव टू चूज कहां पे खेलना है, वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती है।
ओके, आपने कहा जैसे कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, फ्रेगमेंटेड है। संदीप जी, आपका क्लाइंट बेस क्या है? जरा कुछ अपने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स के नाम बताइए। और दूसरी बात, जब आप डिज़ाइन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे जहन में यही आता है कि इसका मतलब आपका R&D पे खासा जोर होता होगा। R&D पर आपने अब तक अपने इस करियर में कितना स्पेंड किया है, और कितना जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से आपको R&D पे स्पेंड करना पड़ता है? थोड़ा सा इस बारे में बताइए जरा। तो हमारी R&D स्पेंड ना जी प्रोडक्ट में ही फिट मिक्स हो जाती है। सो हमारा इट्स नॉट अ कॉस्ट सेंटर एज सच, इट्स पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट कॉस्ट। सो बट अबाउट वी स्पेंड अबाउट 2% of our revenue on R&D through design and manufacturing research, right? So testers बनाने, productivity, automation और product, तो उस करके उसमें जाता है। और मूविंग फॉरवर्ड आप पूछ रहे थे कि कस्टमर्स कैसे हैं, तो जो मैं अलाउड हूं नेम करने के लिए, जैसे टीवीएस का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका बैटरी मैनेजमेंट और मोटर मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाते हैं। जैसे श्नाइडर इलेक्ट्रिक के लिए पावर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑटो में आपको एग्जांपल दे दिया, कंज्यूमर में और फैन, BLDC फैन जो लोअर एनर्जी कंजम्पशन फैन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। तो काफी डिफरेंट कैटेगरीज में हमने प्रोडक्ट मैनेज किया हुआ है। वन ऑफ द एरिया जहाँ पे हम काफी स्ट्रांग हैं इज IoT, जो आपने अभी तक देखा है कि मोबाइल फोन ह्यूमन टू ह्यूमन बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए है, अभी मशीन टू मशीन के लिए IoT यूज होगा। तो उसमें हम RFID में बहुत स्ट्रांग है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ID टैग्स हैं। जैसे आप अपनी गाड़ियों पे फास्ट टैग लगाते हैं ना, टू गो थ्रू द गेट, वो हम बनाते हैं। वैसे और 500 अलग RFID टैग्स और BLE और डिफरेंट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स पे हम टैग्स बनाते हैं, RF कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के टैग्स। तो काफी स्प्रेड आउट है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी फॉर IoT, व्हिच इज अ स्ट्रांग एरिया ऑफ आवर ग्रोथ। ओके, यही एग्जैक्टली संदीप जी, ये जो RFID की आपने बात करी, पिछले 2 साल में काफी बड़ा मार्केट बना है ये। मेरी गाड़ी में खुद अगर आप देखें RFID है, हमारे गेट्स की ओपनिंग उसी से होती है। हाँ जी। तो ये कितना बड़ा रेवेन्यू लेके आ रहा है आपके लिए, और ये कितना बड़ा मार्केट खुल रहा है धीरे धीरे? तो RFID पर IoT पर से मेरे ख्याल से 20% होगा हमारे बिजनेस का। सो अबाउट 300 करोड़ के करीब। अब मैं फाइनेंशियल्स पे आता हूं संदीप सर। मोमेंटम स्ट्रांग था, 3 साल के CAGR रेवेन्यू का 17%, PBT 15% के आसपास का। और खैर ये समय वो था जब कोविड टाइम्स थे, इसीलिए मैंने वर्ड यूज करा स्ट्रांग थे। कमेंडेबल है 3 साल में, पर इसको मैं रीड कैसे करूं? कोविड टाइम्स थे पर आपने इनॉर्गेनिक इनिशिएटिव्स लिए, आपने टक इन एक्विजिशंस करे इस बीच में। तो दरअसल रन रेट कैसा, ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसी रही? नहीं जी, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी अच्छी रही। कोविड बहुत चैलेंजिंग था, 2 महीने बंद पड़े थे फैक्ट्री। हाँ। पर ऑर्गेनिक ग्रोथ, वो पहले जो काम किया था ना, ये हमारा जो बिजनेस होता है, कस्टमर को जब इंगेज करके रखते हैं ना शुरू से, उसका फल आपको 1.5 साल 2 साल बाद ही मिलता है। तो वो इंगेजमेंट चलती रही। थोड़ा कोविड में नए कस्टमर ऐड करने स्लो हो गए, पर ये कोविड ने ना एक नया चीज कर दी हमारे लिए, बहुत बेनिफिशियल। आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एशिया के लिए सबसे मेजर ग्रोथ एरिया था। जापान लीजिए, ताइवान लीजिए, सिंगापुर लीजिए, चाइना लीजिए, सब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से ही बने हैं तो शुरू में। तो अभी कोविड जब हुई ना, चाइना मेजर सप्लायर था, तो मेजॉरिटी जो हमारे वेस्टर्न और नॉर्थ अमेरिकन बायर्स है ना, उन्होंने ये सोच लिया कि भाई चाइना पे डिपेंडेंसी अकेली नहीं ठीक है। तो वो फोकस आ गया इंडिया पे, और हम जैसे ऑलरेडी एक्सपोर्टर थे, ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, तो वो उनके लिए इंटरेस्ट और अटेंशन और बढ़ गई कि भाई ये और सोर्स कर सकते हैं इंडिया से। तो वो ये वाला हो गया संदीप सर, वो चाइना +1 पॉलिसी जो यूज कर रहे थे सब लोग। तो आप कह रहे हो उसके चलते बिजनेस वाकई परकुलेट होना शुरू हो चुका है, एडेड बिजनेस आ रहा है, लोग डिपेंडेंस चाइना पे खत्म कर रहे हैं, आप जैसे प्लेयर्स को फायदा होना शुरू हो गया है। हो गया जी, ऑलरेडी ऑडिट्स हो रहे हैं, फैक्ट्रियों के ऑडिट कंप्लीट हो रहे हैं जल्दी के जल्दी। इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू चाइना, डेफिनेटली सर। और गवर्नमेंट फाइनेंशियल मोमेंटम की बात करी, दूसरी तरफ संदीप सर जो ROEs थे आपके, वो स्क्वीज हुए, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। ये RHP मेंशन करती है 14% के आसपास। ये कब तक, ये क्या एक्विजिशंस के चलते ROEs हुई थी? ये एक्विजिशंस फुल स्केल पे भी आई नहीं है क्या आपने?
नहीं, एक्विजिशन का बेनिफिट नहीं आया ना, इट्स एक्चुअल आरओसी वुड बी क्लोज टू 20% सर। तो आप कह रहे हो ये बाउंस बैक कर जाएगा जब हाँ ये जी, पूरा इंटीग्रेट ढंग से होंगे? हाँ जी, हमारा बिफोर स्टैंडर्ड रनिंग इज अबाउट 25%। कोविड हैज इफेक्टिवली डन टू थिंग्स, वी आर कीपिंग लार्जर इन्वेंट्री लेवल्स हमारे बढ़ गए हैं, और उस करके बिकॉज क्योंकि सप्लाई चेन आपको पता ही है बहुत शेकन अप है, पर उसका अदर बेनिफिट है कस्टमर एंगेजमेंट बहुत बढ़ गई है, मतलब फोरकास्टिंग ज्यादा हो रही है, अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट है कस्टमरों के साथ। फिर ये जो फंड रेज कर रहे हो आप 840 करोड़ रुपए, लार्जली उसमें 766 करोड़ रुपीस तो फ्रेश इशुएंस है। हाँ जी, ये फ्रेश इशुएंस पूरा चैनलाइज होना है, आपके बड़े एग्रेसिव केपेक्स प्लान्स हैं, अगले 2 साल में 570 करोड़ रुपए आप केपेक्स पे खर्च करना चाहते हो। इस समय कंपनी की कैपेसिटीज कहां खड़ी हैं, क्या यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं, और क्या रैशनल इस तरह के एग्रेसिव केपेक्स का? तो सर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, आपको मैं बोल रहा था ना, तो एक्सपेंशन के रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, और हमने ऑलरेडी 100 करोड़ का कैपेक्स कर दिया था मार्च अप्रैल में। अभी बेसिकली क्या होता है इसमें कि अगर आपकी कैपेसिटी 75% भी यूटिलाइज हो जाए, यू कैन नॉट टेक अ चांस, सो यू हैव टू go spend the capex again. So we intend to deploy this capex over the next 2 साल में जाते थे। Greenfield ये and अच्छी brownfield बात है इसमें, expansion के लिए। ये क्योंकि आप ज्यादातर सारा का सारा पैसा जो उठा रहे हो ग्रोथ कैपिटल के तौर पे उठा रहे हो, ओएफएस ये बहुत मिनिस्ट्रियल आशीष का है, वो अच्छी बात है। अच्छा, एक आशीष ये कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देखी हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में, मतलब इतनी अटेंशन है, इसलिए मैं बार बार मार्केट नहीं जाना चाहता, ये बिजनेस पे फोकस करना चाहता हूँ, और ये आईपीओ में ज्यादा इस करके ही मैं क्या कि अभी जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, उसको सर्विस करने के लिए बहुत जरूरी है कि रेडी रहे। ब्यूटीफुल। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल, फिर मैं अब जब आप आओगे आपकी कंपनी को कंपेयर करना होगा, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म डिक्सन, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म अंबर, ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं? So Dixon is a fair, I mean, there's a good competition in the sense that वो contract manufacturing करते हैं, उनका मॉडल थोड़ा अलग होता है, वो क्विक टर्न अराउंड और एंड ब्रांड पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमारा थोड़ा डिजाइन लेड है। तो आप अगर आईटी सर्विसेज प्रोडक्ट आईटी जैसे टाटा एलेक्सी टाइप लेके उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ऐड करिए तो वैसा मिक्स होगा हमारा, तो थोड़ा इजी नहीं कंपेयर करना, पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन हमारा, आई मीन, ही इज द बिग ब्रदर, ही इज द लीडर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम स्केल पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी वांट टू कंटिन्यू बीइंग लीडर इन मार्जिन एंड इनोवेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। जब आप आने वाले थे तो सिरमा एसजीएक्स को लेके बड़ा कंफ्यूजन था, ये करती क्या है, क्यों करती है, और अब जब इंटरेक्शन खत्म हो रहा है मेरे को लगता है बहुत अच्छी तस्वीर मेरे सामने है इस बिजनेस के बारे में। थैंक यू सो मच संदीप सर, बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से बातचीत करने। थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन फॉर टीवी व्यूइंग आल्सो सर। जब आप लिस्टिंग के साइम जोड़ेंगे तो पूछूंगा कैसा लगा आपको वो। ठीक है, टाटा एलेक्सी का काउंटर स्क्रीन पर लेकर आई है भाई, 5-5.5% का उछाल। कुछ दिन पहले से एक कॉल चल रही थी आशीष चतुर्मोता साहब की तरफ से कि ये 5 डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है, 10,000 का टारगेट, 99.89 आज के हाईज पहुंच गया 10,000 पे। लाइए चतुर्मोता साहब को भाई फोन लाइन पे। चतुर्मोता साहब, क्या राइड करवाया है आपने मोमेंटम? अब आपके वो इवेंचुअल टारगेट जो 5 डिजिट के कहने के लिए वो सिर्फ टारगेट है, वो तो ऑलमोस्ट अचीव। बुक कर लूं मुनाफा, या मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है बना रहा हूं? बिल्कुल। तो आशीष जी गुड मॉर्निंग। देखिए मेरे हिसाब से तो 10,000 की हमने बात की थी, वो टारगेट आ गया ट्रेडर्स। तो देखिए अब क्योंकि 20-1% का मूव बहुत ही कम समय में स्टॉक के अंदर मिल चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी एडवाइजेबल रहेगी कि ये कंपाउंडिंग स्टोरी है और इसको आपके कोर पोर्टफोलियो में जगह बनाए रखना चाहिए। तो हम 2 पोर्टफोलियो की बात करते हैं हमेशा, एक कोर पोर्टफोलियो और एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। तो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जरूर इसको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोर पोर्टफोलियो में इसको जगह बनाए रखना है। उसका कारण मैं कहता हूँ आशीष जी कि ये ऐसा स्टॉक है जिसने कांस्टेंट करेंसी में हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर से ग्रोथ देखें तो 6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में पिछले 8 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली दे रहा है। और मार्जिन की बात करूं तो जहां दूसरी आईटी कंपनीज मार्जिन के लिए अभी जिनको वेज ग्रोथ की वजह से काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है, वहीं टाटा एलेक्सी 32% की ऑपरेटिंग मार्जिन बना रहा है। तो ये क्लियरली इनके प्राइसिंग पावर को इंडिकेट करता है। और जिस तरह की टेलविंड पूरे इस थीम में, जिसको हम कहते हैं केस कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये पूरी जो थीम है उसको प्ले करने का सबसे बढ़िया तरीका टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक से नजर आता है।
तो आज इसी थीम में एक स्टॉक में और ऐड करना चाहूंगा आशीष जी, और वो है KPIT टेक्नोलॉजीज, जो इसी का एक कॉम्पिटिटर है और वैल्यूएशन में काफी रीजनेबल लोअर लेवल पे ये ट्रेड करता है। पर उसका कारण ऑब्वियसली है कि ग्रोथ जिस तरह की टाटा एल्क्सी में सेम लेवल की ग्रोथ हमें नहीं दिखती, बट मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ पर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 572 पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है धीरे धीरे ये स्टॉक अब 630-650 की ट्रेजेक्ट्री में जा सकता है, और टाटा एल्क्सी पे जैसे हमने कहा कंपाउंडिंग स्टोरी के तौर पर लॉन्ग पोर्टफोलियो में बनाए रखना है। बिल्कुल सही, दोनों एक ही स्पेस में, बस दोनों में एक और फर्क है, KPIT सिर्फ ऑटो स्पेस पे फोकस्ड है और टाटा एल्क्सी ऑटो के अलावा हेल्थ और 3 सेगमेंट है जिनमें टाटा एल्क्सी इसी तरह के, बस मीडिया, हाँ, ये 3 सेगमेंट। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रेवेन्यूज का भी क्रेडिट देना चाहिए उसको, और इनका एक सिंगुलर स्पेस से जो आता है, इसीलिए आपने थोड़ा सा वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन का डिफरेंशियल तगड़ा है, उसके डबल वैल्यूएशन में टाटा एल्क्सी ट्रेड करता है इसीलिए। लेकिन बहुत बढ़िया ट्रेड दिया, बहुत बढ़िया कॉल दिया, बहुत बढ़िया राइड करवाया आशीष जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा एल्क्सी पे भी कॉल ले लिया, KPIT टेक भी एक दूसरा बाय, अगर उसका प्रॉक्सी खेलना है तो आपकी स्क्रीन पर। और अब वीरू, आपका सवाल पूछिए। दिखाइए स्क्रीन पे, प्लेट भी लाइए डायरेक्टर। जी हाँ, आज का सवाल था, और देखिए 15 अगस्त के बेहद नज़दीक इस सवाल को पूछने का कारण था बस कि भाई थोड़ा सा भारत के डिफेंस और से संबंधित कुछ सूचनाओं पे, खबरों पर फोकस करें। हालांकि इट्स ऑल अबाउट स्पेकुलेशन राइट नाउ। प्रश्न ये था कि व्हाइट स्वान के नाम से किस एयरक्राफ्ट को जाना गया है। इतिहास में इस एयरक्राफ्ट की अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसका भारतीय मीडिया से या फिर भारत में आजकल चल रही खबरों से क्या सरोकार है। नीरज जी उपस्थित हैं, आशीष भी हैं, बताइए आप दोनों में से कौन जवाब देगा इसका। नीरज जी आप बताइए। ये हम दोनों दे सकते थे क्योंकि व्हाइट स्वॉन डालते थे, और आपने जब सवाल पूछा था ना तो हमारे व्यूअर तो सबसे स्मार्ट, उन्होंने इंस्टेंटली टैग करके भेजा था, तो मेरे को आंसर वही से मुझे पता चल गया था कहां से सर्च शुरू करनी है। वैसे नाम डालते से ही मिल गया था, पर इसका एक इजी सॉल्यूशन था हमारे पास, ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन था। हमारे साथ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK सेवाज सर। सेवाज सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ये थैंक यू वेरी मच सर, आपने सवाल सुना वीरू का? हाँ, मुझे पता है TU-160 की क्या भारत लेना चाहेगा तो क्यों? तो इस व्हाइट स्वॉन के नाम से ये TU को जाना जाता है, आप कह रहे हो? हाँ, या बिल्कुल, आप क्वेश्चन पढ़े और फिर मैं उसका आंसर देता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। सर, वीरू ने पूछा हमसे कि व्हाइट स्वॉन के नाम से किस एयरक्राफ्ट को जाना जाता है, और ये अब फिर से खबरों में क्यों आया? हाँ बिल्कुल, देखो 2 बातें। हाँ। देखो, व्हाइट स्वैन के नाम से TU-160 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, ये रूस का, उसके नाम से ये जाना जाता है। ये सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि अभी भारत के पास कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। वैसे तो भारत की जो एयरफोर्स है 4थे नंबर की है, अमेरिका, रूस और चीन, और उसके बाद हमारा नंबर आता है। और हमारे पास काफी अच्छे जहाज हैं जिसके अंदर सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और उसके बाद जगोर, और अभी हमने रफाल 4.5 जनरेशन ले लिया। मगर ये सब स्ट्रेटेजिक फाइटर हैं, ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। इसका मतलब इनकी रेंज जो है लिमिटेड है, इनकी रेंज ज्यादा नहीं है, आप डीप इनसाइड दुश्मन के अंदर नहीं जा सकते। मगर अगर आप वैसे देखें कि पाकिस्तान के लिए तो ये ठीक है, इनकी हमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत नहीं है। हम जो रेंज है हमें करीब 2-3 हजार किलोमीटर तक चाहिए, वो है। मगर अगर आपको लंबा जाना है, अगर आपको चीन को थ्रेटन करना है स्ट्रेटेजिकली, उसके इंपॉर्टेंट टारगेट को, तो आपको स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत है। और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में ये TU-160 और जिसको व्हाइट स्वैन के नाम से जाना जाता है, ये सुर्खियों में है कि हो सकता है भारत ये 6 लीज पे ले रूस से। इसकी जो काबिलियत और क्षमता क्या है कि काबिलियत ये है कि ये 13,000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस जा सकता है, और इसका जो रेडियस है वो 7,000 किलोमीटर के करीब है, फाइटिंग रेडियस। और ये अगर फ्यूल इसको किया जाए रिफ्यूलिंग, तो इसकी और भी रेंज हो सकती है। ये जो स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट कर सकता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, आपका लॉजिस्टिक बिल्डअप। तो आपको ये अगर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लेना है तो आपको ये चाहिए 2 जगह के लिए। एक तो आपको चाहिए चीन के पास,
क्योंकि चीन की जो आपको पता है डेप्थ बहुत ज्यादा है। चीन के पास भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हैं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में नजर भी आए। तो अगर आपने उसको वो करना है काउंटर, तो आपके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का फायदा क्या है? दो बातें हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा डेटरेंस है। अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है तो चीन को डर लगेगा कि वो अगर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल करेगा और वो डीप इनसाइड आएगा तो भारत के अंदर भी काबिलियत और क्षमता है, भारत भी जा सकता है। और दूसरा है किलोमीटर्स की रेंज। ये मैं यूके देख रहा था वीरू, एरियल जाना है यूके तो 7,500 किलोमीटर तो यूके पहुंच जाएंगे। 13,000 तो एग्जैक्ट 13,000 बताओ। हाँ, कम पहुंच जाएंगे। दिल्ली से पेंटागन 12,939 किलोमीटर। काय का चाइना ये वीरू, अब बोलो आपका आंसर मिल गया, सही है कि नहीं? हाँ, मिल गया, आंसर मिल गया। और पर जानते हैं आशीष, इसमें एक पेज और है खबर में, बहुत संक्षेप में बोल देता हूँ यहाँ पे। दरअसल TU-160 की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जानते हैं क्या है? अमेरिका का B-1 लैंसर जो है बॉम्बर, वो भी इंडिया में कुछ दिनों पहले प्लेस था। वो अपने तय शेड्यूल से ज्यादा रहा, तेजस ने उसे एस्कॉर्ट भी किया, जो हमारा एयरक्राफ्ट है। पॉसिबिलिटी उस बात की भी है कि शायद अमेरिका भी अपना बॉम्बर इंडिया को ऑफर करे। ये भी खबर का एक हिस्सा है आशीष। इंटरेस्टिंग। शिवाज सर, थैंक यू सो मच। मैं इसके ऊपर एक दो पॉइंट और जोड़ दूं अपने दर्शकों के लिए। सर बताएं सर। हाँ, देखो इसकी 2-3 बातें हैं कि आपको मैंने बताया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक ये ट्रायड मतलब न्यूक्लियर हथियार कैरी करने के हमारे 5 तरीके हैं। एक तो हम जमीन से फायर कर सकते हैं, एक समुद्र के अंदर से, एक समुद्र पे, और एक हवा से। तो ये हवा में फायर न्यूक्लियर हथियार को बहुत अंदर डीप इनसाइड चाइना ले जा सकता है। ये एक बड़ी काबिलियत है। मगर इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और ये एक बड़ा हमें सोच विचार करना पड़ेगा। और दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि हम अगर रूस से लेते हैं ये 6 TU-160, अगर ये बात चल रही है तो उसके ऊपर काटसा लगने का चांसेस है। काउंटिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको सेकेंडरी सैंक्शन बोलते हैं, वो भी लग सकती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तीसरा, हमारे पास जो पैसा लिमिटेड है। आप अगर ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खरीदेंगे तो क्योंकि आज आपको 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अगर आपकी दोनों तरफ लड़ाई होती है, भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान की साथ में, मगर आज हमारे पास कोई करीब 32 से 33 स्क्वाड्रन रह गए हैं। तो हमें और स्क्वाड्रन लेने हैं। अगर हम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें ज्यादा पैसा इसमें खर्च हो जाएगा। तो हमें अब वीरू कोई पहलू नहीं बचा रह गया जो आपके आंसर में नहीं है मेरे पास। इससे परफेक्ट आंसर नहीं मिल सकता था आपके सवाल का, इसलिए हमने गूगल सर्च पे बिलीव नहीं करा, इसीलिए हम जनरल साहब से सीधे बातचीत कर ली। कोई इफ्स एंड बट्स रह ही नहीं गया। अब गावा सर हाथ उठाए हुए हैं। गावा सर, पैमाना पूरा हो गया। गावा सर बोल रहे हैं मुझे बुलाया था अगले शो के लिए, सवाल जवाब कब शुरू करोगे? तुरंत शुरू करूंगा मैं। गावा सर, अगली बार के लिए छोड़ देते गावा सर, हम लोग आपका शो फिर खा रहे हैं एक्चुअली। पर जनरल सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कल यार शो सवाल तो दे दो परसों का, मंडे का, ट्यूसडे का। चलिए, आज का जो सवाल है जिसका जवाब हम लोग ट्यूसडे को करेंगे। आज का सवाल ये है कि स्वतंत्रता के बाद आपने कहा था 75 ईयर्स वाले में रखिएगा, तो प्रॉपर्टी का राइट मूल अधिकारों से कब हटाया गया और क्यों हटाया गया? तो कब हटाया था, जैसे गूगल में डालेंगे तो आपको हो सकता है मिल जाए। क्यों हटाया गया, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग ट्यूसडे को बातचीत करेंगे। प्रॉपर्टी राइट, इसका मूल अधिकार क्यों? प्रॉपर्टी राइट को मूल अधिकार से कब हटा दिया गया, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों हटाया गया था, ये इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग। चलिए, इसका जवाब आप उसके बाद यूपीएससी का पेपर दाखिल कर दीजिएगा। आप लोग तैयार हो रहे हैं, आप लोग सब यूपीएससी के लिए। लेकिन एक और बढ़िया सवाल छोड़े जाते हैं आपको नीरज जी के साथ। चलिए, फटाफट समय बचाने के लिए तुरंत सबसे पहले हेडलाइंस पढ़ते हैं इस वक्त की। बाजार को आज दिग्गज रिलायंस का सहारा, सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट, लेकिन मिड कैप शेयर्स में दिख रहा है जोश। आज मेटल शेयर्स में दिख रही है चमक। जेएसपीएल, टाटा स्टील, वेदांता सेल 3% ऊपर। रियल एस्टेट और सरकारी कंपनियों में भी खरीदारी का मूड।